बॉर्डर पर सैनिकों के शहीद होने की खबरें भी आती है। कोलकाता में जिस तरीके की घटना हुई वो भी हमने देखा। दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ जो हुआ वो भी हमने देखा। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि ऐसे सूरत हाल में उस परिवार की क्या स्थिति होती होगी, उस माँ की क्या स्थिति होती होगी। इस सदमे से उबरना बहुत मुश्किल होता है जब कोई अपना चला जाए। ये वीडियो अपने आप में ग्रीफ फैमिलीज़ को लेकर है, ब्रीफ्ड फैमिलीज़ को लेकर है जिन्होंने अपने को खोया है। उसकी भरपाई नामुमकिन है। एक वक्त के बाद मौत आनी है, लेकिन असमय जो मौत होती है उससे उबरने में एक लंबा वक्त लगता है। और किस तरह की चुनौतियां होती हैं एक माँ की, एक परिवार की। भगवान न करे कि कोई हादसा इस तरीके का किसी की परिवार में हो, लेकिन अगर जब ये सदमा आ जाए तो उससे उबरने को लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए और क्या कुछ तौर तरीके या गाइडेंस अपनाई जानी चाहिए, ताकि उस दुख का बोझ तो रहेगा ताउम्र, लेकिन उसको कम कैसे किया जा सकता है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत गंभीर है और लग रहा था कि इस प्लेटफॉर्म पे पेरेंट्स को लेके जब बात होती है तो ऐसे पेरेंट्स को लेके भी बात होनी चाहिए जो इस सदमे से गुजर रहे हों, जिन्होंने किसी अपने को खोया हो। और वो दर्द बहुत बड़ा दर्द होता है। उस दर्द से आखिर उबरने का रास्ता क्या है। समय कहा जाता है कि हर घाव को भर देता है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं जो काम भी कर रहे हैं, तौर तरीके बता रहे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसी एक शख्स हैं नीना वर्मा, जिन्होंने अपने एक 22 साल के बेटे को खोया है। एक किताब लिखी है, ग्रीफ मदर हैं, ग्रीफ साइकोलॉजिस्ट हैं। इस सदमे से आखिर कैसे उबरा जा सकता है, उस पे ये तमाम बातचीत है। और ये वीडियो जो है बनाते हुए कुछ संकोच भी था मन में, कुछ झिझक भी थी मन में, लेकिन लगा कि अगर ऐसी फैमिली है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और उनको कुछ फ़ायदा पहुंच पाए इस वीडियो के ज़रिए, इस बातचीत के ज़रिए जो नीना वर्मा से हमने किया है, तो उसी के मकसद से ये वीडियो बनाया है। मैंने पहले भी कहा कि सैनिकों का असमय जाना, परिवार सदमे में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें हम देखते हैं। कोलकाता का भी जिक्र मैंने किया, दिल्ली की घटना का भी जिक्र किया। ऐसे तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें लोग अपने को खो देते हैं और वो गम बहुत बड़ा होता है। उस गम से आखिर उबरना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कैसे अपनी ज़िंदगी को पटरी पे लाया जा सके, इसी मकसद से ये बातचीत है। इसी मकसद से हमने समझने की कोशिश की है ग्रीफ साइकोलॉजिस्ट से कि आखिर क्या कुछ तौर तरीके उस स्थिति में, उस परिस्थिति में अपनाने चाहिए जब परिवार इस सदमे से गुजर रहा हो, माँ इस दर्द का बोझ सह रही हो। तो ये बातचीत इसी पे आधारित है। आज एक ऐसी माँ से बातचीत जिन्होंने अपने एक जवान बेटे को खोया, ग्रीफ मदर हैं, और साथ में जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ग्रीफ साइकोलॉजिस्ट, जो इस तरह की माँ होती हैं, परिवार होता है, उनकी काउंसलिंग करती हैं, उनकी ज़िंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश करती हैं। तो उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस परिवार की जो चुनौती होती है, जिसने अपने को खोया है, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन वो ज़िंदगी अपनी पटरी पे कैसे ला सकता है। और साथ में अगर उनके कुछ बच्चे हैं तो बाकी बच्चों के साथ कैसे फिर से एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के ज़िंदगी आगे बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि जिस दौर से परिवार गुजर रहा होता है, उसी दौर से वो बच्चा भी गुजर रहा होता है, जो उनकी दूसरी या तीसरी संतान होती है। तो नीना वर्मा जी हैं हमारे साथ, ग्रीफ साइकोलॉजिस्ट हैं, किताब लिखा है, ग्रीफ मदर भी हैं। मैम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, बात करने के लिए। हम सबसे पहले ये समझना चाहते हैं कि बहुत सारी माँ आती होंगी, परिवार आते होंगे आपके पास, जिन्होंने किसी अपने को खोया है, अपने बच्चे को खोया है। किस तरह से काउंसलिंग करती हैं उनकी? नमस्कार। पहले आपको और आपके दर्शकों को धन्यवाद आपका कि आपने इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को उठाया है आपके प्लेटफॉर्म पे उन पेरेंट्स के लिए जिन पेरेंट्स पे वो गुज़रती है जो किसी पे नहीं गुज़रनी चाहिए। तो इसके लिए आपका शुक्रिया। तो आपके प्रश्न का जवाब देने के पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2 मिनट में थोड़ा सा अपनी स्टोरी की बैक स्टोरी बताना चाहूँ।
तो करीबन 2006 से, मैं वैसे अप्लाइड बिहेवियरल साइंस स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं कई कॉन्टेक्स्ट में, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में काम करती रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से मुतासिर। लेकिन 2006 में ऐसा हुआ, कुछ वाक़या ऐसा हुआ कि मैं ग्रीफ एंड ट्रॉमा वर्क भी करना शुरू हो गई। तो धीमे धीमे करके मेरी उसमें पकड़ ईश्वर की कृपा से गहरी होती जा रही थी, और मैं काफ़ी काम कर रही थी ग्रीफ, रेजिलियंस, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ से संबंधित इंडिविजुअल्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ। लेकिन 2014 सितंबर में जब नियति ने मुझे खुद, ऐसा नहीं कि पहले मेरे लॉस नहीं हुए, मेरे फादर की भी डेथ हो चुकी है थी पहले ही, और भी मैंने लॉसेस देखे थे, लेकिन ये जो लॉस होता है चाइल्ड लॉस, इसको हम ग्रीफ साइकोलॉजी में परिमल जी से नाम दिया जाता है अल्टीमेट बेरीवमेंट। बेरीवमेंट माने वो व्यक्ति जिसका कोई अपना नज़दीकी जा चुका है, तो जाने जो पीछे रह गए उन्हें बेरीव्ड कहते हैं। बेरीवमेंट का वो प्रोसेस जब आपको इस तरीके से क्षति होती है आपकी, तो इसे अल्टीमेट बेरीवमेंट कहा जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है, ज़रूरी नहीं कि मैं कह रही कि बाकी इससे बड़ा विपदा कुछ और नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि औरों को दुख नहीं होता, पर ऐसा माना जाता है कि चाइल्ड लॉस का जो दुख है, जो उसका ग्रीफ है, वो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। इस कदर ट्रॉमेटिक है कि उसे संभालना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, मेरे पास करीबन 8 साल का एक्सपीरियंस था इन ग्रीफ, ट्रॉमा, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, रेजिलियंस स्पेस में मैं काम कर रही थी, इंडिविजुअल्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, ग्रुप्स के साथ, और उसके अलावा मेरे पास अपनी अप्लाइड बिहेवियरल साइंस बैकग्राउंड है। उसके बावजूद मैं ये कहूँ कि टू बी योर ओन थेरेपिस्ट, टू बी योर ओन क्लाइंट बहुत मुश्किल है। खुद अपने आप को हेल्प कर पाना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर ये मैं अपने आप को नहीं कर पाई मेरी बैकग्राउंड के बावजूद, तो आप सोच के देखिए कि साधारणतः जो लोग, कोई भी पेरेंट ये इमेजिन ही नहीं कर सकता, ये चीज़ प्रकृति के नियम के खिलाफ है, दैट यू विल आउटलिव योर चाइल्ड। ये इसे कहते हैं अगेंस्ट नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। कौन पेरेंट ये इमेजिन कर सकता है कि उन पे ये विपदा आएगी कि उनका बच्चा उनके सामने निकल जाएगा। कहते हैं ना, सबसे बड़ा बोझ जो है कंधे के ऊपर, बच्चे की लाइफलेस बॉडी का बोझ है, उससे बड़ा बोझ कोई नहीं। तो साधारणतः हमारे सोसाइटी में डेथ को और ग्रीफ को हम टैबू सब्जेक्ट मानते हैं। इस बारे में बात की ही नहीं जाती, ये सोचा ही नहीं जाता कि कोई ग्रीफ प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, कुछ ग्रीफ लिटरेसी होनी चाहिए। और जो पेरेंट्स के साथ ये बीत चुकी होती है, उनके ऊपर जब समाज आता है सामाजिक रूप में, वो अपनी गुड इंटेंशंस के साथ जब उन्हें क्लीशेज और प्लैटिट्यूड्स और सरमन्स बोलते हैं, बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, मूव ऑन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर अदर चाइल्ड, टाइम विल हील, ये सारी चीज़ें हमें अंदाज़ा नहीं होता किस तरह से वो उनके ग्रीफ को और ज़्यादा कंपाउंड करती हैं, बढ़ाती हैं, वो बहुत बढ़ाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत खोखली होती हैं। आप अपने इमेजिन करके देखिए, आपके घर में भगवान ना करे कोई 85-90 साल के वृद्ध बुज़ुर्ग भी जाएं, और लेकिन आपका उनसे जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, वो पूरा एक जीवन जी के गए हैं। उनका जीवन मान लीजिए साधारण डेथ थी, कोई कॉम्प्लिकेटेड डेथ नहीं थी, ट्रॉमेटिक डेथ नहीं थी, तो एक तरह से देखा जाए तो ये नेचर के मुताबिक हुआ है जो कुछ हुआ है। टाइमली डेथ हुई है, आसान डेथ हुई, तो भी अगर आपको कोई आके कहे बी स्ट्रॉन्ग, तो आप उस पल में क्या सोचेंगे? क्योंकि ग्रीफ की अपनी तो एक लाइफ है ना, अपनी एक मुद्दत है। तो सामने वाले ने कह दिया, सोशल कर्टेसी में कह के चले गए, उसके बाद उन्होंने 2 पल याद भी नहीं रखा। लेकिन आप यहाँ सोचिए, यहाँ वो पेरेंट्स हैं जिनका जवान बच्चा 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का, 20 साल का, मेरा बेटा 22 साल 3 महीने की उसकी मॉर्टल एज उस समय सितंबर 2014 में। तो वो पेरेंट्स के ऊपर ये प्लैटिट्यूड्स और क्लीशेस कैसे गिरते हैं, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं सभी तरीके के ग्रीवर्स के साथ काम करती हूँ, बट जैसे ये बात फैलती जा रही है कि मैं खुद एक बेरीव्ड मदर भी हूँ, तो धीमे धीमे करके मेरे पास बहुत बेरीव्ड पेरेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगी उनके लिए कि
हो सके तो ये सोशल कर्टसीज से थोड़ा सा अपने आप को आप हटा के रखें, क्योंकि सोशल जो मॉर्निंग में जो लोग आके जो कुछ भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से गुड इंटेंशन में कर रहे हों, लेकिन ये आपकी इमोशनल स्टेट से बहुत डाइवर्जेंट होता है। तो आप अगर उसका प्रेशर अपने ऊपर आने देंगे तो आपका जो ग्रीफ है आप खुद ही उसको डबल कंपाउंड होने दे रहे हैं। तो पहली बात, प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट much from the society, not because society is bad, but because society is not programmed, society is not groomed to be grief sensitive. दूसरा, अक्सर ऐसा होता है कि bereaved पेरेंट्स में कभी कभी मियाँ बीवी लेवल पे, स्पाउस लेवल पे, पति पत्नी के लेवल पे थोड़ा सा ड्रिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं। और वो क्यों ड्रिफ्ट होते हैं, उसका एक बहुत ही नेचुरल कारण है। ये नहीं कि उनमें लड़ाई होती है, बट ये कि हमारे समाज में क्या, बाहर के समाज में भी बच्चे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न होते हैं पति पत्नी के रिश्ते को अच्छे से जोड़ के रखने का। तो जब सडनली वो रीज़न डिसअपियर होता है, चाहे आपके और भी एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, लेकिन जब सडनली वो रीज़न डिसअपियर होता है तो क्या होता है कि माँ बाप को बीच में समझ नहीं पाते वो एक दूसरे से कैसे अप्रोच करें। दोनों अपने अपने तरीके से अपने ग्रीफ को निभा रहे हैं। हो सकता है कि जो पति हैं, जो पिता हैं, वो अक्सर देखा गया है मेन टेंड टू बी, जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल ग्रीवर्स। इंस्ट्रूमेंटल मतलब वो कोई तरीका खोज लेते हैं, काम में अपने आप को डाइवर्ट कर देते हैं, कोई और कोई कंपनी है, कुछ और है, किताब पढ़ने शुरू हो गए, वो कुछ एक बाहर डाइवर्जन ढूंढते हैं, जिस डाइवर्जन की तरफ वो अपने दुख को, उसमें एक किस्म से एस्केप मैकेनिज़्म ढूंढ लें, या एक डाइवर्जन मैकेनिज़्म, एक कोपिंग मैकेनिज़्म ऐसा एक्सटर्नली ढूंढ लें। और अक्सर महिलाएं, ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ सारे पुरुष ऐसे ही होते हैं या सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, पर अक्सर ऐसा देखा गया है, महिलाएं जो हैं उनका ग्रीविंग का स्टाइल, जिसे हम कहते हैं इंट्यूटिव ग्रीवर्स, तो वो उनका सारा प्रोसेस ग्रीफ का ज़्यादा इंटरनली चलता है। तो दोनों के बीच में एक किस्म से कम्युनिकेशन गैप और बढ़ता जाता है, क्योंकि दोनों के ग्रीफ के तरीके अलग हो सकते हैं। एक तो ये कि जो जनरली मेन एंड वुमेन का डिफरेंस अगर हम मान लीजिए वो नहीं भी है, तो भी एक इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनालिटी लेवल पे हमारे तरीके ग्रीफ के अलग अलग होते हैं। एक ग्रीफ साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत मशहूर, विलियम बोर्डन, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही है। उन्होंने बोला है कि एवरीबडीज़ ग्रीफ इज़ लाइक एवरीबडी एल्सेस ग्रीफ। फिर दूसरे सेंटेंस में कहते हैं एवरीबडीज़ ग्रीफ इज़ लाइक समबडी एल्सेस ग्रीफ। फिर कहते हैं तीसरे सेंटेंस में एवरीबडीज़ ग्रीफ इज़ लाइक नोबडी एल्सेस ग्रीफ। तो आप देखिए, पहले सेंटेंस से वो ये बता रहे हैं कि ग्रीफ जो है वो एक यूनिवर्सल फिनोमेनन है। आज नहीं तो कल ग्रीफ ने हर घर को विज़िट करना है ना। और तीसरे सेंटेंस से वो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सल तो है, लेकिन उतना ही यूनिकली पर्सनल है। इट्स लाइक योर डीएनए ट्विन चिल्ड्रन में भी अलग होता है। तो आपका जो है ग्रीफ वो आपका पर्सनल, यूनिकली पर्सनल स्टाइल है। तो उसमें ये मान के चलें, ग्रीविंग पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो एक दूसरे को देखें कि बहुत ही अलग ढंग से वो उनका व्यवहार जा रहा है ग्रीफ में, तो प्लीज़ अपने अपने कोपिंग मैकेनिज़्म को एक दूसरे पे ना डालने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि फादर एंड मदर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा उनके एक दूसरे के ग्रीफ स्टाइल के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनके अपना दुख में वो बहुत घिरे हुए हैं। तो लेकिन ये सोचना कि फादर और मदर एक दूसरे को कंपेल करें या एक एक्सपेक्टेशन का प्रेशर क्रिएट करें कि भाई नहीं आप तो ऐसे मत करो, रो मत, क्यों रो रहे हो, या नहीं चलो फिल्म देखने चलो बाहर चलते हैं, चलो किसी से मिलाते हैं, चलो। तो क्या तरीका है मैम? तो एक दूसरे के ग्रीफ के स्टाइल को रिस्पेक्ट करें, ठीक है, एक दूसरे के ग्रीफ के स्टाइल को, ग्रीविंग मैनर को ऑनर करें, एक दूसरे को स्पेस दें अपने अपने ढंग से ग्रीव करने का। दूसरी बात ये कि ऐसा है कि ग्रीफ अक्सर कई केसेस में कहते हैं कि बोलते टाइम विल हील। क्यों इस चीज़ से दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ग्रीफ अक्सर देखा जाता है ग्रीफ हैज़ नो क्लोजर एवर, नो कंप्लीट क्लोजर। और वो क्यों नहीं? क्योंकि ग्रीफ इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लव ओनली। क्या जो आपके जीवन से चले गए हैं आपके,
वो पिता हो सकते हैं आपके, माता हो सकती हैं आपके, दादा हो सकते हैं, बहन, भाई, बच्चा। क्या आपका उनके प्रति प्रेम ख़त्म हो गया क्योंकि उनका मॉर्टल बॉडी नहीं है सामने? प्रेम तो नहीं ख़त्म हुआ ना, रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। रिलेशनशिप डज़ नॉट डाई, लव डज़ नॉट डाई, एंड इफ़ लव डज़ नॉट डाई, लव स्टे स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इफ़ लव डज़ नॉट डाई तो ग्रीफ तो लव का ही एक एक्सप्रेशन है। ग्रीफ इज़ द क्राई ऑफ लव, ग्रीफ इज़ द सैड सॉन्ग ऑफ लव। तो अगर लव नहीं मर रहा तो ग्रीफ भी आसानी से क्लोज़ नहीं होता। और बेरीव्ड पेरेंट्स का ग्रीफ तो ऐसा अक्सर देखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादातर केसेस में देखा गया है, वो ग्रीफ कभी क्लोज़ नहीं होता। कितने पेरेंट्स से ऐसे मिली हैं मैम अब तक, और कितनों की काउंसलिंग आप कर चुकी हैं इस लंबी पीरियड में, और किस तरीके से मोटे तौर पे क्या क्या मैंने काउंट नहीं रखा जी। पर मैं ये कह सकती हूँ इंडिया से तो मैं करीबन आई थिंक आज तक 100 से ऊपर पेरेंट्स के साथ काम कर चुकी होंगी। लेकिन और ये मैं ये बोल रही हूँ जो प्रोफेशनल वर्क है जी। इसके अलावा मैंने वॉलंटियरिंग बहुत किया है जी। और इसके अलावा मैंने बाहर के मुल्कों के साथ, अमेरिका से बहुत पेरेंट्स के साथ काम किया है। मुझे एक रोमानिया से मदर ने कांटेक्ट किया, एक ब्राज़ील से मदर ने कांटेक्ट किया जब मेरी ये पहली किताब आई थी जो कि मेरा ग्रीफ मेमोआर है। तो ये इसका नाम है मदर्स क्राई अ मदर्स सेलिब्रेशन। ये 2016 में छपी थी और दूसरी ये 2021 में आई थी। ये ग्रीफ के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, ग्रीफ एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सन, ज़रूरी नहीं पेरेंट्स, एनी काइंड ऑफ पर्सन जो कि ग्रीफ से होके गुजर रहे हैं। प्रोफेशनल्स के लिए भी है, ये खुद व्यक्तियों के लिए भी है, प्रोफेशनल्स ने बहुत ख़रीदी है ये किताब। तो जब मैं उसके बाद मुझे रोमानिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूके से कई सारे पेरेंट्स ने कांटेक्ट किया। तो मेरे ख्याल से ये दिखने में, शायद सुनने में आपको नंबर छोटा लग रहा हो, लेकिन बेरीव्ड पेरेंट्स के लिए ये नंबर बहुत बड़ा है, क्योंकि बेरीव्ड पेरेंट्स को ना तो उनका पर्सनल समाज ये स्पेस देता है, ना वो खुद अपने आप को ये परमिशन देते हैं कि वो सामने से आके मदद मांग सकें। तो बहुत कम लोग हैं। अगर मान लीजिए आप 100 लोगों ने आगे आके प्रोफेशनल हेल्प ली है तो 100 के बदले में कम से कम 10,000 छिपके होंगे। हमारे समाज में ही बेरीव्ड पेरेंट्स को वो इनविजिबलाइज कर दिया जाता है, उनको ऐसे जैसे वो हैं लेकिन नहीं है, उन्हें नोटिस ही नहीं किया जाता। बहुत कम देर की बातचीत में तो बहुत कुछ हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा दर्शक, कोई ऐसा परिवार अगर इस प्रोग्राम को देख रहा हो, मोटी मोटी क्या क्या चीज़ें उनको अमल में लानी चाहिए? कुछ कुछ चीज़ों का जिक्र आपने किया और कुछ रह गई हो। एक तो ये कि पेरेंट्स जो हैं एक दूसरे पे अपना ग्रीविंग स्टाइल ना इम्पोज करें। दोनों का ग्रीविंग स्टाइल अलग, कोपिंग मैकेनिज़्म कम्प्लीटली अलग हो सकता है, जैसे पर्सनालिटीज़ अलग होती हैं। दूसरा, थोड़ा सा ये देखें, पुरुष ये देखें, पति ये देखें, हमारे समाज में ख़ास तौर पे वो ये देखें कि पत्नी के ऊपर, महिला के ऊपर अक्सर कई घरों में, ज़्यादातर घरों में वैसे ही जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। और इसके सिचुएशन में भी अगर वो जिम्मेदारियों में कहीं कोई रिलेंटिंग नहीं हुआ तो वो बाहर से तो लगेगा स्ट्रेंथ के मास्क में है वो लेडी, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ना, सिर्फ इमोशनली नहीं, बॉडी विल गेट रेक्ट। मैं तो ग्रीफ साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो कब से इस स्पेस में काम कर रही हूँ। तो मेरे परिवार में तो ये उम्मीद थी कि भाई यही सब कुछ अब आगे भी सबको भी संभालती रहेंगी। पहले भी मैं ही करती थी, तो और मैं करती भी रही सब कुछ। घर पूरा बिज़नेस एज़ यूजुअल में चलता रहा। मेरी बैकग्राउंड के बावजूद 2 साल बाद में अचानक एक्सप्लोसिव डायबिटीज़ के साथ डायग्नोज हुई। मैं जब व्हेन आई से एक्सप्लोसिव, व्हाट इट मीन्स इज़ कि ऐसा सोचने जैसी बात नहीं है कि किसी का कोई एक्सटर्नल साइन नहीं है और सडनली 12.4 के HbA1c के साथ मैं डायबिटीज़ डायग्नोज हुई ऑल ऑफ अ सडन। नॉर्मल कोर्स में जो मेडिकल रिव्यू साल का एक हो रहा है उसमें, और ये मेरी बैकग्राउंड के बावजूद। तो इससे जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट जो मैं आपको ये एम्फेसाइज़ करना चाहूँगी, तो पहली बात तो ये कि पुरुष थोड़ा सा देखें कि ऐसी सिचुएशन में कम से कम महिला के ऊपर जो घर की, जो ख़ासतौर पे एक्सटेंडेड फैमिली की जिम्मेदारियाँ मुझ पर हमेशा से बहुत ज़्यादा रही हैं, और ऐसे हालात में भी वो कम नहीं हुई, वो वैसे ही चलता रहा। एक्सटेंडेड फैमिली की जिम्मेदारियों से अगर उनको थोड़ा सा रिलीव कर सके, उन्हें स्पेस दीजिए, उनको समय लगेगा। माँ का बॉन्ड 9 महीने पहले से शुरू हो चुका है, और माँ का बॉन्ड बच्चे के साथ हमेशा इंट्यूटिव रहता है, चाहे वो बच्चा 50 साल का हो जाए। अभी मैं करेंटली एक मदर के साथ काम कर रही हूँ जिनका बच्चा 57 साल की उम्र में गया, वो खुद 80 के आसपास की हैं।
पर आप ये सोचिए कि उनका ग्रीफ किसी तरीके से भी कम शैटरिंग नहीं है। तो थोड़ा सा परिवार उनको थोड़ा स्पेस दे, ठीक है, जिम्मेदारियों की तरफ से थोड़ा हल्का कम करें। दूसरा, पति पत्नी के रिश्ते में इंटीमेसी, सेक्सुअल इंटीमेसी भी होती है। कोशिश करें, अलाउ द वुमन टाइम एंड स्पेस टू रिकवर, टू डिसाइड व्हेन शी वांट्स टू रिटर्न टू द इंटीमेट रिलेशनशिप विद द हस्बैंड। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ के लिए बच्चे का जाना उसको पूरी तरह से बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल हर तरीके से शटर करता है। तो उसके लिए जो बाकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं वो उन पे वो तुरंत नहीं रिटर्न कर सकती। बाकी जो पारिवारिक, वो अपने पति से कितना भी प्यार करती हो, ये सेक्सुअल इंटीमेसी की तरफ वापस लौटना उसके लिए एक बहुत लंबी और बहुत कठिन यात्रा है, तो समय दीजिए। तीसरा बात, ये दोनों पति पत्नी ध्यान दें कि जो सिबलिंग्स हैं, उनके जो बाकी बच्चे हैं, अक्सर उनका ग्रीफ इग्नोर हो जाता है। हम सोचते हैं बच्चे हैं, संभल जाएंगे, रेजिलिएंट है। ऑफ कोर्स बच्चे रेजिलिएंट होते हैं, लेकिन हम ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि सिबलिंग ग्रीफ कितना इंटेंस होता है। बच्चों के लिए अक्सर जो है ना, माँ बाप से भी ज़्यादा जब ग्रोइंग ईयर्स में भाई बहन उनके लिए मल्टीपल रोल होते हैं, फ्रेंड होते हैं, प्लेमेट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। कई केसेस में मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, तो मेरा जब बड़े बेटे के साथ जब उसका गमन हुआ तो मेरे छोटे बेटे के ऊपर इतना भयानक ट्रॉमा होके गुजरा, क्योंकि उसके लिए बड़ा भाई फादर फिगर भी था, प्लेमेट भी था, फ्रेंड भी था, फिलोसोफर, गाइड, सीनियर, कॉन्फिडेंट, हर तरीके से। तो वो स्पेस खाली हो गया। तो एक बार जब खुल के बोला तो बोला मेरे बाजू की कुर्सी खाली हो गई। अब आप देखिए, ये सिर्फ बात नहीं है, इस बात की गहराई में जाइए। तो जो सिबलिंग है उसकी तरफ आपको ध्यान, सिर्फ रूटीन बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं देखनी, आपको ये भी देखना है कि वो बच्चे को भी उसकी ग्रीफ की ज़रूरत है। आप उसको, हो सकता है उसे प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो, उसे ग्रीफ थेरेपी की ज़रूरत हो सकता है उसे ग्रीफ काउंसलिंग की ज़रूरत हो। ये रेगुलर थेरेपिस्ट और रेगुलर काउंसलर का काम नहीं है कि आप स्कूल काउंसलर के आगे बिठा दीजिए या कहीं और। इसके लिए बहुत स्पेशलिस्ट बैकग्राउंड चाहिए होती है। अगर ज़रूरत है तो अपने बच्चे को भी ग्रीफ काउंसलिंग दिलवाएं, थेरेपी दिलवाएं। खुद को है तो प्लीज़ ये मत सोचें दुनिया क्या सोचेगी कि ये तो नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप साइकोथेरेपी लें। लेकिन साइकोथेरेपी के साथ दूसरी जुड़ी हुई चीज़ जो मैं बोल रही हूँ, हम लोग को दिल में तो महसूस आता है ब्रोकन हार्ट, शैटर्ड हार्ट। हम जो नहीं नोटिस करते वो ये कि बॉडी और माइंड कैसे इफ़ेक्ट होते हैं। बॉडी इज़ टेरेबली हिट इन ग्रीफ। सिर्फ बच्चे का जाना नहीं, और भी किस्म के शैटरिंग ग्रीफ में बॉडी बहुत टेरेबली हिट होती है। हमारी बॉडी में हम सब जानते हैं करीबन 2/3 70% पानी है। डिहाइड्रेशन होती है, इंटेंस जो हमारा अंदर कॉर्टिसोल रिलीज़ हो रहा है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, इंटेंस डिहाइड्रेशन होती है। स्लीप तो चली ही जाती है। अब स्लीप नहीं होगी तो आपका वैसे ही हेल्थ अफेक्ट होएगी। खाने का दिल नहीं करता, बॉडी में से भूख ख़त्म हो जाती है, मूवमेंट का दिल नहीं करता। आप घर का काम जैसे तैसे निपटा के आप कोने में गिर जाते हैं। तो आपकी बॉडी की जितनी नीड्स हैं, पानी की नीड, नरिशमेंट की, स्लीप की, आपकी मूवमेंट की, ये सब नीड्स अफेक्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हाइड्रेशन से ध्यान शुरू करें। पानी पीते रहें, थोड़ा गुनगुना पानी पिएं अगर हो सके तो। आपसे नहीं खाया जाता तो जैसे बीमार लोग की तरह सेमी सॉलिड खा लें, सूप पी लें, जूस ले लें, कोकोनट वाटर ले लें, दाल का सूप ले लें, ठीक है। तो थोड़ा हल्का ले लें, लाइट मील ले लें, जिस समय दिल करता है उस समय ले लें। इंतज़ार मत करें कि परिवार का खाना कब बन रहा है, क्योंकि तब तक जो है हो सकता है आपको भूख ना लगे। महिलाएं खासतौर पे वैसे भी जब खाना बनाती हैं रसोई में तो उनका खाना बनाते बनाते नॉर्मल कोर्स में ही भूख ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में तो और भी ज़्यादा। तो लेकिन ध्यान रखें प्लीज़, अपने आप को प्रॉमिस करें कि मैं एक बार 2009 में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी। तो कुछ ज़्यादा हो गया था। एक डॉक्टर ने मिसडायग्नोज करके ये भी कह दिया था कि अब कुछ ही दिन का मामला है। उन्होंने लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डायग्नोज कर दी थी। तो मैं घबरा गई थी, बच्चों को नहीं बताया था, लेकिन एक दिन बच्चों को, बड़े बच्चे को पता चल गया, जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं। तो उसने मुझसे कुरेद के पूछा, वो 12th में आने वाले थे। तो मैंने फिर उन्हें बताया, मैं काफ़ी घबराई हुई थी, बच्चे छोटे हैं मेरे। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, ये मैं चाहती हूँ सारे पेरेंट्स ध्यान से सुनें। उन्होंने कहा, ममा यू आर नॉट डेड एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव।
जब तक आप जीवित हैं तब तक आप मृत नहीं हैं। तो ये सच है कि बच्चे का चले जाना माँ बाप को एकदम मृत प्राय बना देता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अभी आप जीवित हैं, और जब तक आप जीवित हैं आपको जीवन का आदर करना होगा, बहुत दुख के साथ, बहुत तकलीफ़ के साथ, लेकिन आपको अपनी बॉडी की नीड्स को अटेंड करना है। नहीं तो उसके बाद फिर बीमारियां भी फूटती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे एक्सप्लोसिव टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ, मेरा बाद में मेनोपॉज बहुत ट्रॉमेटिक रहा। तो ये बॉडी का ध्यान रखिए। दूसरा, माइंड बहुत अफेक्ट होता है। ब्रेन फॉग तो आजकल आप लोगों ने वर्ड सुन लिया बहुत कोविड के आफ्टरमैथ में, बट ग्रीफ के बाद भी ब्रेन फॉग बहुत ज़्यादा होता है। आप चीज़ें भूल जाते हैं, रख के भूल जाते हैं, घर से निकलते हैं, आधे रास्ते में आप याद करते हैं मैं किस काम के लिए निकला था, कहाँ जाना था। ऐसे भी केसेस हुए हैं ग्रीविंग मदर्स के साथ कि वो अपने घर का रास्ता भूल गई, बीच सड़क में खड़ी होकर परेशान हो रही हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाना है, कहाँ है मेरा रास्ता, कहाँ है, किस तरफ निकलना है। आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ हुआ है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ हुआ है। एक और चीज़ होती है, आप कहीं बाज़ार गए, आपको फेस इन द क्राउड सिंड्रोम होगा। अचानक एक क्राउड में आपको एक चेहरा नज़र आएगा जो आपको लगेगा आप ही का है, जो चला गया वो है। आप ये मत सोचिए आप पागल हो गए हैं। नो, यू आर नॉट क्रेजी, यू आर ओनली ग्रीविंग ब्रेन हैज़ इट्स ओन प्रोसेसेस। ब्रेन के अंदर हमारे न्यूरल पाथवेज होते हैं, हर रिलेशनशिप के, हर लाइफ प्रोसेस के। आपका जो चला गया है निकट व्यक्ति, आपका बिलवर्ड, आपका लव्ड वन जो चला गया है, तो उससे संबंधित आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवेज हैं, न्यूरल सर्किटरी है, वो ओवरनाइट ख़त्म नहीं हो गई। संक्षेप में फिर भी अगर कहें तो ऐसे पेरेंट्स को आपकी तरफ से नट एंड सेल में मोटी मोटी चीज़ें क्या कहें? मोटी चीज़ें, प्लीज़ बॉडी का पूरा ख्याल रखें, मूवमेंट करते रहे। समाज का ज़्यादा ध्यान नहीं रखें। समाज का क्या कह रहे हैं, क्या तो नहीं? आपका समाज वैसे ही चलता रहेगा। समाज में इक्के दुक्के लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो आपसे थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखाएंगे, पर और उनका पूरे आदर और नमन के साथ, उनकी ग्रैटिट्यूड के साथ उनकी केयर को एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर कोई बहुत लोग नहीं आपको मदद कर पा रहे हैं या मदद करना चाह रहे हैं, तो कठिनाई तो होगी, लेकिन मन को समझा लीजिए, क्योंकि हम एज अ सोसाइटी ग्रूम्ड नहीं हैं, तैयार नहीं है ग्रीफ को हैंडल करने के लिए। आपको पति पत्नी अगर एक दूसरे का ख्याल रखें इसमें, इस तरह से कि थोड़े टाइम पति जिम्मेदारी ले लें कि आज चाय मैं पिलाऊंगा, पति थोड़ी सी एक्स्ट्रा हल्की सी जिम्मेदारी अगर ले सकें कि ध्यान दें कि पत्नी ने खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पूरा पी रही हैं कि नहीं पी रही हैं, मूवमेंट, उन्हें वॉक के लिए ले जाएं। इसी तरीके से पत्नी जो है, पति को जब देखें वो अनयूजुअली उदास हैं, तो ज़्यादा कुछ कहे बिना अगर उनको रीच आउट करें, थोड़ा एक दूसरे के ग्रीविंग कोपिंग मैकेनिज़्म टोटली डिफरेंट होते हुए भी एक दूसरे के साथ स्पेस क्रिएट करें, जॉइंट स्पेस। ज़रूरी नहीं आपको उसमें बोल के उस स्पेस को फिलअप करना है बाय अननेसेसरी टॉक, लेकिन एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए, दोनों बात, एक दूसरे के साथ भी और एक दूसरे के लिए भी स्पेस क्रिएट करें। बॉडी का पूरा ख्याल रखें, बच्चों पे बहुत ध्यान दें। आपका एक बच्चा, 2 बच्चा और जो भी हैं, और खुदा न खास्ता अगर आपके और संतान नहीं है, तब तो आपका एक दूसरे के साथ यू मे नॉट लिटरली बी इन हैंड, बट रिमेंबर योर ग्रीफ जर्नी इफ़ यू कैन डू दैट जर्नी हैंड इन हैंड। एंड आई अंडरलाइन, मैं ग्रीफ को जर्नी मानती हूँ। मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में भी, पर्सनल एक्सपीरियंस में भी मैंने एक चीज़ समझी है, जर्नी है, और जर्नी को अननेसेसरली स्पीड अप मत करने की कोशिश करिए। जैसे कि प्रेगनेंसी को कहते हैं ना, इंड्यूस प्रेगनेंसी के साथ बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, जबरन नहीं डिलीवर कराया जा सकता बच्चा। इसी तरीके से ग्रीफ को जबरन नहीं क्लोज़ करने की कोशिश करिए। ग्रीफ की अपनी एक लाइफ है, ग्रीफ का अपना एक मूड है, ग्रीफ का अपना एक रंग है, ढंग है, उसको उसके हिसाब से चलने दीजिए। ध्यान रखिए, कभी तो एकदम जेंटल वेव्स में बदल जाएगा, आपको लगेगा कि जैसे हाँ सब कुछ लाइफ अब वापस ढर्रे पे आ रही है, और कभी एकदम फिर टाइडल रश की तरह, सुनामी की तरह अचानक आ जाएगा। ग्रीफ इज़ प्रिटी सॉवरन, ग्रीफ इज़ ऑल्सो वेवर्ड, अपने ढंग से चलेगा वो। तो आप हैरान में मत होइए कि अभी तो 4 दिन तो ये ठीक थी, या 4 दिन तो मेरे पति ठीक थे, या और अचानक अब क्या हो गया। बिकॉज ग्रीफ इज़ सॉवरन, सॉवरन मतलब इसकी अपनी ऑटोनॉमी है,
ये अपने ढंग से, इसकी कभी जेंटल वेव्स रहेंगे इनविजिबल, कभी एकदम जिसे कहते हैं ज्वार भाटा की तरह, टाइडल रश की तरह आएगा। सो बी पेशेंट विद एवरीथिंग, बट मोस्ट ऑफ ऑल बी पेशेंट विद योर सेल्फ। बी कंपैशनेट विद द होल वर्ल्ड, बट मोस्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, आपको आपके कंपैशन की खुद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को बहुत कंपैशन दें। एक और ज़रूरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जब बच्चा जाता है तो अक्सर बच्चा जो है नेचुरल नहीं होता। एक देखिए, या तो बच्चा टर्मिनली सिक होगा या कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, अचानक जो होता है। हमारे बच्चे की अनडिटेक्टेड कार्डियक कंडीशन थी, लेकिन अक्सर वो कई मामलों में देखा गया है कि वो एक नेचुरल नहीं है, इट्स नॉट इन नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। तो ऐसे में काफ़ी मुमकिन है कि कई बार आपको रिग्रेट्स हों, गिल्ट हो कि अगर हमने उन डॉक्टर को दिखाया होता, अरे अगर हमने उनसे सलाह कर ली होती, अरे अगर हम 10 मिनट पहले हॉस्पिटल पहुंच पाते। बहुत सारे रिग्रेट्स, व्हाट इफ्स, गिल्ट आएंगे। तो प्लीज़ फाइंड अ वे टू फॉरगिव योरसेल्फ, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं ढूंढ सकते आप। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारा बच्चा क्यों नियति ने ले लिया, ये सवाल वैलिड तो ज़रूर हैं, माइंड 1000 बार पूछेगा, माइंड को तो जवाब चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं। तो इसलिए ट्राई टू बी जेंटल विद योर सेल्फ, ट्राई टू बी फॉरगिविंग। हो सकता है आपको लगे कि मेडिकल सिस्टम ने आपको फेल कर दिया, हॉस्पिटल ने ड्यू नहीं किया, हो सकता है किसी और रिश्तेदार ने या कोई और एम्बुलेंस में किसी और ने आपको लगे उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया कि उन्होंने ड्यू नहीं किया, उन्हें भी फॉरगिव कर दें। मेरे साथ तो जब हमारे बच्चे का हम कॉर्निया डोनेट कर रहे थे तो कुछ रिश्तेदारों ने ही बहुत हंगामा किया, डोनेशन में अड़चन डाली, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से डोनेशन होने दी, और काफ़ी वहाँ पर एज़ इफ़ 22 साल का बच्चा खोना इज़ नॉट इनफ ऑफ अ ट्रॉमा, जो उसके ऊपर जो हमें ट्रॉमा और झेलना पड़ा। और काफ़ी हद तक मेरी एक किस्म से सोशल बॉयकॉट हो गई, क्योंकि ऐसा माना गया कि आई डोनेशन, कॉर्निया डोनेशन धर्म के ख़िलाफ़ है या अच्छी चीज़ नहीं है। तो बहुत मानसिक कष्ट, बहुत मानसिक यातना जो मैं बता नहीं सकती, से होके मैं गुजरी, मानसिक भावनात्मक यातना से। लेकिन धीमे धीमे मुझे यही समझ में आया कि द ओनली वे दैट आई कैन रिमेंबर माई चाइल्ड इज़ बाय फॉरगिविंग ऑल दिस। मुझे अपने दिल में अपने बच्चे को प्यार से रखना है, तो उसके लिए मुझे अपने दिल में से इस दुख को हटाना पड़ेगा कि दुनिया ने मेरे साथ क्या किया, तभी बच्चे के प्यार की जगह बन पाएगी। फॉरगिव कर दें। और लास्ट में एक यही कहूँगी, बहुत बेरीव्ड पेरेंट्स के साथ मैंने काम किया है और मैंने देखा है जिनके साधन नहीं भी हैं, वो भी जब अपने बच्चे की स्मृति में एक कुछ मीनिंगफुल कॉज शुरू करते हैं तो उनके ग्रीफ को संभालना उनके लिए थोड़ा आसान तो नहीं कहेंगे, पर उतना कठिन नहीं होता, क्योंकि वी कैन नॉट टेक अवे योर सफरिंग, बट वी कैन ऑलवेज फाइंड मीनिंग इन आवर सफरिंग। आप अपने दर्द से तो छुटकारा नहीं पा सकते, बट कैन यू ट्रांसफॉर्म योर पेन इनटू पर्पस। हम अपने बच्चे की रिमेम्बरेंस में उसका ही मिशन प्रोजेक्ट आगे ले जा रहे हैं। हम लाइब्रेरीज़ रन करते हैं। आपको पता है मैं ऑर्गन डोनेशन और कॉर्निया डोनेशन के कॉज से भी जुड़ी रही हूँ, और मैं ग्रीविंग पेरेंट्स के साथ बहुत काम करती हूँ। मैं डिसएडवांटेज्ड सोशियो कम्युनल वायलेंस के जो विक्टिम पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं बहुत वॉलंटियर करती हूँ। मैं ब्लॉग लिखती हूँ जिससे इंटरनेशनली काफ़ी रिस्पॉन्स आता है, जिससे लोगों को, और मैंने उस ब्लॉग को फ्री रखा हुआ है। तो और भी जो हम कर सकते हैं, कुछ स्कॉलरशिप हमने अभी पीछे लॉन्च की है, फेलोशिप मेरे बच्चे के जन्मदिन के दिन, जिसे हम महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में नोमैडिक ट्राइब, डीम नोटिफाइड ट्राइब में जो बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे, उनको सपोर्ट करने का संकल्प उठाया है। तो आप देखिए, कैन यू फाइंड अ वे टू फाइंड मीनिंग इन योर सफरिंग और क्रिएट मीनिंग इन योर सफरिंग। सफरिंग तो से तो छुटकारा नहीं पा सकते आप, बट सफरिंग को क्या आप मीनिंगफुली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो भी आप अपने बच्चे, अगर उसके बच्चे को, आपके बच्चे को जो कॉज बहुत प्रिय था, अगर उसी कॉज को लेके आगे जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। पर अगर नहीं तो बच्चे की स्मृति में अगर आप कोई भी कॉज नहीं भी हो, एक छोटा मोटा रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस करते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बॉडी का और ब्रेन का ख्याल रखना है,
उसको ड्यू केयर देनी है, और महिलाओं को खास तौर पे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद। बहुत गंभीर मुद्दा था, बहुत मुश्किल टॉपिक था, लेकिन मैम ने वक्त निकाला, बताया, और किताबों के ज़रिए बाकी लोगों तक भी अपनी जो अपने अनुभव हैं या किस तरीके से इन चीज़ों से वो उबर सकते हैं। और मेरी भी कोशिश इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यही है, इस बातचीत के ज़रिए यही है कि अगर कोई इस तरह के पेरेंट्स इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तो उनको कुछ थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, एक गाइडेंस मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए कि कैसे आगे की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ हम और भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्टैक्ट में जो भी कोई अगर मैं मदद कर सकती हूँ मैं अवश्य करूँगी। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।